दहशतगर्द एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिससे बचपन में जायदाद, ऐशो आराम, अपनों का प्यार, रिश्ते छीन लिए गए। हालात के चुंगल में फंसकर वो जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ। मुहिब वतन होते हुए मुल्क दुश्मन करार दिया गया। इंडिया गया तो कदम कदम पर मौत ने घेरा, मगर उसने इंडिया में इंडिया की बैंड बजाए रखी। दास्तान की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। एक दिल हिला देने वाली दास्तान, दहशतगर्द। दहशत किस्त नंबर 9999। मैं वादा करता हूँ बाबा कि मेरे जीते जी उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, मैंने कहा। बाबा ने पुरसकून सांस लिया और बोला, अब मैं शांति से मर सकूंगा। खंजर में इतना खौफनाक जहर था कि मेरी जगह कोई और होता तो इस वक्त मर गया होता। बाबा का सांस बुरी तरह उखड़ गया। पप पानी, उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। फिर उसने पहले कि कांता पानी लेकर आती उसकी गर्दन एक तरफ टिलक गई। बाबा आखिरी सफर पर रवाना हो चुका था। कांता बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी भी आंखें नम हो गई। मुझे बाबा से मिले ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर इतने कम वक्त में उसने मेरे जहन पर गहरे नक्श छोड़े थे। मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत, जीवन भर की तपस्या बगैर मांगे मेरे हवाले उसने कर दी थी। मरने के बाद वो बहुत पुरसकून लग रहा था। शायद उसे यकीन था कि उसकी तरह कांता की हिफाजत भी करूँगा। मैंने उससे वादा तो कर लिया था, मगर अब सोच रहा था कि मैं ये वादा निभा भी सकूंगा। मैं तो खुद हालात के जबर का शिकार था। बमुश्किल तमाम खुद को बचाए हुए था। मेरे सर पर तो कोई साहिबान तक नहीं था। मैं भला कांता की हिफाजत कैसे कर सकता था? मगर मैंने एक मरते हुए इंसान से जो वादा किया था उसे तो बहरहाल निभाना ही था। कांता अभी तक बिलक बिलक कर रो रही थी। बस करो कांता, मैंने अफसरदगी से कहा। अभी हमें बहुत से काम करना है और हमें ये सब तो तुम ही को करना होगा। मैं तो फौरी तौर पर ये कुछ करने के काबिल भी नहीं हूँ। कांता ने आंसू पोंछकर अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। कैसे कर लोगी? मैंने हैरत से कहा। सबसे पहले मंगल को वहां से उतारना है, फिर बाहर जो लाशें पड़ी इन्हें ठिकाने लगाना है, बाबा का क्रियाक्रम करना है। मैंने कहा ना, सब कुछ हो जाएगा। कांता ने कहा, आओ पहले मंगल को उतार लें। ये कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गई। मैं भी इसके पीछे पीछे बाहर निकला। बाहर वही मंजर था। छोटी सी जगह में 5 लाशें पड़ी थी। इन सब के चेहरे भयानक हो गए थे, आंखें फटी हुई थी और जिस्म अकड़े हुए थे। कांता इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर दरख्तों के झुंड की तरफ चल दी। हम दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो मंगल की जलाई हुई आवाज सुनाई दी, कामरान कांता, तुम लोग कहाँ रह गए थे? अगर अभी और कुछ देर ना आते तो मैं खुद ही इस मचान से नीचे उतरा था। फिर वो चौंक कर बोला, बाबा का क्या हाल है? बाबा हमें छोड़कर चले गए, कांता की आवाज पर आ गई। फिर वो मंगल से मुखातब हुई, इस टोकरी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नीचे उतारूंगी। तुम क्यों उतारोगी? मंगल ने पूछा। कामरान को क्या हुआ है? उसके पैर जख्मी है, हाथ तो ठीक है, रस्सा तो ये भी पकड़ सकता है। तब मेरी समझ में आया कि बाबा ने मंगल को मचान तक कैसे पहुंचाया था। उसने एक बड़ी सी टोकरी में रस्सा बांधकर उसे दरख्त की एक मजबूत शाख पर फेंक दिया था। फिर दूसरी तरफ से वो रस्सा खींच लिया था। यूं मंगल इस टोकरी में बैठकर मचान तक पहुंच गया था। रस्से का एक सिरा इस वक्त भी एक दरख्त के तरह से बंधा हुआ था, मगर कांता ऐसी नाजुक लड़की थी कि मंगल का बोझ कैसे वो उठाएगी। मैं ये सोच रहा था। तुम रहने दो कांता, मंगल को मैं नीचे उतारूंगा, मगर तुम्हारे हाथ अब इस काबिल नहीं है। ऐसा करो, मेरी हथेलियों पर कोई कपड़ा लपेट दो, फिर रस्सा पकड़ने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। कांता ने चंद लम्हे सोचा, फिर अपनी साड़ी का पल्लू मेरी हथेलियों को गिर्द लपेटने लगी। मैंने हंसकर कहा, इससे तो बेहतर था तुम भागकर कोई दूसरा कपड़ा ले आओ। मंगल खासा वजनी है, अगर उसे उतारते हुए झटके से तुम्हारी साड़ी खुल गई तो ख्वाह बुखा। अच्छा, ज्यादा बकवास मत करो। कांता ने झिमकर मेरी बात काट दी। मैंने आगे बढ़कर रस्सा थाम लिया। कांता ने उसकी गिरे खोली
तो मैं रस्से को आहिस्ता आहिस्ता ढील देने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे खाली टोकरी नीचे आ रही हो, शायद मंगल टोकरी में बैठा ही नहीं था। मैंने हाथ रोककर उसे आवाज़ दी, मंगल बैठ गया टोकरी में? हाँ बैठ गया यार, अब मुझे नीचे भी उतारो। और फिर रस्से को ढील देने लगा, मगर मुझे वजन का एहसास नहीं हो रहा था। फिर मुझे मंगल टोकरी में लटकता हुआ नजर आया। मुझे हैरत हुई कि मुझे उसका वजन क्यों नहीं महसूस हो रहा। अचानक मुझे बाबा की याद आई। उसने कहा था कि मेरे हाथों में बेपनाह कुव्वत आ जाएगी। वाकई मेरे बाजुओं में बला की कुव्वत पैदा हो चुकी थी। मैं बहुत एहतियात से मंगल को नीचे उतार रहा था। नीचे उतरते ही उसकी नज़रें सबसे पहले मेरे हाथों पर पड़ी। वो बेख्तियार बोला, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया? मेरे हाथों पर गर्म पानी गिर गया है, मैंने कहा और बात बनाते हुए उससे बोला, वरना उसे अलग से लेकर ये तक सारी बात बतानी पड़ती। मैं नहीं चाहता था कि मंगल को इस बारे में कोई इल्म हो। जब बाबा ने उसे राज रखा था तो मैं इसको क्यों अफशा करता। अच्छा मुझे ज़रा सहारा देकर बाहर निकालो। क्या तुम कुटिया तक चल सकोगे? मैंने तशवीश से पूछा। कोशिश करता हूँ। यूँ करो मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ये कहकर मैं नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मंगल मेरी पुश्त पर सवार हो गया। मैं उसे लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी पीठ पे किसी किस्म का कोई बोझ ना हो। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने मुझे और मंगल को इतनी आसानी से कैसे उठा लिया था। मैं उसे लिए हुए कुटिया में पहुंचा और एक कोने में बिछी हुई दरी पर बिठा दिया। फिर मैंने कांता से कहा, मुझे कोई ऐसा कपड़ा दे दो जिसे मैं अच्छी तरह अपने हाथों पर लपेट सकूं। कांता ने एक बारीक साड़ी फाड़कर मुझे दे दी। मैंने वो कपड़ा अच्छी तरह हाथों पर लपेट लिया। अब मैं आसानी से अपने हाथ इस्तेमाल कर सकता था। बस यूं भी मेरे हाथों में की रंगत तेजी के साथ नॉर्मल हो रही थी। बाबा ने ठीक ही कहा था कि मुश्किल से 12 घंटे में मेरे हाथ ठीक हो जाएंगे। पहले मैं बाहर वाली लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर बाबा का क्रियाक्रम करेंगे। मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि क्रियाक्रम कैसे किया जाता है, मैंने कहा। वो तुम्हें मंगल बता देगा। यूँ भी यहाँ कोई पंडित तो है नहीं जो श्लोक पढ़ेगा, कांता ने कहा। मेरे साथ कांता भी बाहर निकल आई। मुझे इन लोगों की गाड़ी की तलाश थी। गाड़ी वहाँ से कुछ फासले पर दरख्तों के झुंड से बाहर की तरफ खड़ी थी। मैंने सोचा था कि इन सब की लाशें इस गाड़ी में ठोस कर इसमें आग लगा दूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि इसमें से पेट्रोल निकाल लेना चाहिए, वो हमारी जीप में काम आ सकता है। गाड़ी के नीचे में चाबी मौजूद थी। मैंने चाबी निकाल कर डिग्गी खोली और उसमें से रबड़ का पतला सा एक पाइप और डब्बा भी मिल गया। इस किस्म की चीज़ें गाड़ी वाले इमरजेंसी के तौर पर गाड़ी में रखते हैं। मैंने गाड़ी का पेट्रोल टैंक खोलकर इसमें पाइप डाला और इसके ज़रिए डब्बे में से पेट्रोल निकाल लिया। तकरीबन 4 लीटर वो पेट्रोल होगा। वो डब्बा पूरा भर गया। फिर मैंने गाड़ी की तलाशी ली और इसमें कोई काम की चीज़ नहीं थी। कुछ नकदी रखी हुई थी। मैंने वो नोट निकाल कर जेब में रख लिए। फिर मैंने एक एक करके सबको गाड़ी में ठोसा। इनमें से एक के हाथ में रिवाल्वर था। बकिया लोगों के पास वैसे ही खंजर बरामद हुए जिससे बाबा जख्मी हुआ था। मैंने वो खंजर बहुत एहतियात के साथ गाड़ी से निकले हुए एक कपड़े में लपेट लिए। इस काम से फारग होकर मैंने कांता से कहा, मैं अब इस गाड़ी को आग लगाना चाहता हूँ। यही लगा दूँ या गाड़ी कहीं और ले जाऊँ? वैसे तो ये बिल्कुल जगह जंगल है, इस तरफ कोई नहीं आएगा, मगर इसे कहीं दूर ले जाकर आग लगाओ तो अच्छा है। जलते हुए गोश्त की बदबू और धुआं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो कुछ सोच कर बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक खाई है, गाड़ी को इसमें गिरा के ऊपर से पेट्रोल छिड़क देना, फिर आग लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम तो बहुत समझदार की बातें करती हो, मैंने हंस कर कहा। बाबा तुम्हें ख्वाब बच्ची समझता था। चलो मुझे बताओ किस तरफ है वो खाई? वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आओ मेरे पीछे पीछे चलो। ये कहकर वो एक तरफ रवाना हो गई। इसकी चाल बहुत दिलकश थी। जब वो चलती थी तो ऐसा लगता था जब मेरे साथ गाड़ी में कई लाशें थी और मैं इसकी मस्तानी चाल में खोया हुआ था। वहाँ की ज़मीन नाहमवार थी, इसलिए वो चलते हुए ज्यादा ही बल खा रही थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसके क़यामत खेज जिस्म ने मेरे दिल में हलचल मचा दी है।
फिर मैंने सर झटक कर सोचा, ये मैं किस अंदाज में सोच रहा हूँ। मेरी मंजिल कांता या कोई हसीन लड़की तो नहीं है। अम्मी की मौत के बाद मैंने खुद से अहद किया था, अब कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होगी। फिर ये मुझे क्या हो रहा था? मैं तो ऐसा पत्थर था जिसे ग्लोरिया का हुस्न ना पिघला सका था। फिर ये कांता मुझे क्यों बहका रही थी? क्या इस बूढ़े ने मुझे कोई ऐसी दुआ पिला दी थी जिसे पीने के बाद इंसान को अपने जज्बात पर काबू ना रहे? यह ख्याल इतना हौलनाक था कि मुझे पसीना आ गया। हर चीज़ के साइड इफेक्ट इन जड़ी बूटियों और सफूफों का साइड इफेक्ट था। मैं कोई पारसा नहीं था। मैं तो सही मानों में मुसलमान तक नहीं था। मुसलमानों वाला नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मैंने नाना जी से के इंतकाल के बाद शायद ही कभी नमाज पढ़ी हो। मैं शराब पीता था, मगर मुझे ये गवारा नहीं था कि कोई काम मैं अपनी मर्जी के खिलाफ करूं। मैं बुराई भी अपनी मर्जी से करता था, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि इस खबीस बूढ़े ने मुझे बेपनाह ताकत देकर गोया मेरी मर्जी सल्ब कर ली थी। मैंने सर को जोर से झटका दिया और दिल ही दिल में फैसला किया, इस वक्त मेरा मिशन ज़्यादा है। मैं इसकी राह में अगर कोई भी दीवार बनने की कोशिश करेगा तो रोकता हुआ गुजर जाऊंगा। मैंने बूढ़े से जो वादा किया था उसका पास था, मगर इस वक्त जब तक वो मेरे मुल्क के मफाद से ना टकराए। कांता में झिझक चली जा रही थी। उसे यह एहसास नहीं था कि इन नाहमवार रास्तों पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल है। फिर वो एक जगह ठहर गई। उसे रुकता देखकर मैंने लाशौरी तौर पर गाड़ी रोक दी, मगर मैं अब तक अपने ख्यालों में खोया